एक मुलाकात जो लंबी चली थी, जिस मुलाकात के बाद यह कहा जा रहा था कि जब लंबी लंबी मुलाकातें होती हैं तो वो मुलाकातें रंग लेकर आती हैं, लेकिन यह मुलाकात रंग लेकर नहीं आई। लग रहा था कि इस मुलाकात का रिजल्ट और जो इंतजार किया जा रहा है उसका फल मीठा होगा, लेकिन आज फिर सरपंचों ने कहा कि देखिए बात नहीं बनी, प्रदर्शन होगा। अब 11 मार्च को नहीं, 17 मार्च को होगा। हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी थी, इंतजार बहुत सारे थे। गांव के विकास की बात दोनों तरफ से हो रही है, सरपंच भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। फिर मामला क्यों अटका पड़ा है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सरपंच भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नासिर जी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। दूसरी लाइट कहाँ है? चौहान साहब, इतनी लंबी बातचीत चली, सरपंचों ने फिर कहा कि सरकार हमारी बात सुनी नहीं रही, जो मुख्य मांगे हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी वो बात तो हो ही नहीं रही, तो हम कैसे मान जाएं सरकार की बात? देखिए, ये कहना कि सरकार उनकी सुन नहीं रही या सरकार ने उनकी नहीं सुनी, ये तो सरकार के साथ और सरकार की संवाद करने की जो इच्छा है उसको उसके साथ न्याय नहीं है जी। सरकार बात सुन रही है, सरकार बातचीत से मामले का हल निकालना चाहती है। इसका प्रमाण ये है कि आंदोलनकारियों के साथ हर स्तर पर हमने अब तक बात की है। यानी सरकार के मंत्री, उन्होंने भी बात की आंदोलनकारियों से, और उनकी मांग थी और आवश्यकता थी, उनको लगता था कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पे जी बातचीत हो तो चीजें और आसानी से सुलझेंगी, उम्मीद बढ़ जाती है उससे। तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी सरपंचों के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई, कई घंटे तक बातचीत चली। बिल्कुल। उसमें जब आप इस मन से किसी वार्ता में बैठते हैं कि मेरी सारी बात मान ली जाए और जो मैं कह रहा हूं वही हो, कोई भी एक पक्ष इस मनोवृत्ति या मनोभाव के साथ जब वार्ता में बैठता है तो समाधान नहीं होता। सरकार गांव के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, गांव के विकास को और अधिक पारदर्शिता के साथ कराना चाहती है। उसी मंशा से ये जो ई टेंडरिंग की व्यवस्था जोड़ी गई है, और उसको लेकर कुछ शिकायतें हैं, कुछ परेशानियां अगर लगती हैं सरपंचों को, तो उन पर सरकार को ने सुना है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बैठकर सुना है, अधिकारी भी उस वार्ता में रहे होंगे। मैं ये मानता हूं सुनने में कहीं कोई कसर नहीं रही है, और बहुत सारे विषयों पर, जैसा सरपंचों के कुछ प्रतिनिधियों ने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा, सहमति के पास, सहमति के बिल्कुल करीब, पार नैया लगने के करीब कल रात को पहुंच गए थे। बात उनकी तरफ से कहाँ बिगड़ी है, उन्होंने संवाद के सिलसिले को फिलहाल क्यों बीच में रोक दिया, संवाद का क्रम थम क्यों गया फॉर द टाइम बीइंग, ये सचमुच अभी मेरे लिए भी शोध का विषय है। मेरे पास भी इसके बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है। ठीक है सर। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल नासिर भाई साफ करना चाहता हूं, हमारी कमिटमेंट, इस सरकार की कमिटमेंट गांव की सरकार को बेहतरीन और मजबूत करने की रही है। इसीलिए इस सरकार ने पहले पढ़ी लिखी पंचायतें लाने की व्यवस्था की, उसके लिए कानून बनाया, और उसके बाद आधी आबादी जिसको हम कहते हैं नारी शक्ति, मातृशक्ति, उसको भी 50% रिप्रेजेंटेशन देने की व्यवस्था की। हमारे इन दोनों ही आगे बढ़ने वाले कदमों का विरोध किया हमारे राजनीतिक विरोधियों ने। अदालतों में चीजों को अटका करके 2 साल के करीब चुनाव भी इन्होंने लटकवाए, लेकिन हम प्रतिबद्धता के साथ शुद्ध मन से काम कर रहे थे। मैं बस अब आपसे सिर्फ 1-2 लाइन में और पूछूंगा, फिर मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। चौहान साहब, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि ये जो बात नहीं बन पाई, इसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक साजिश है सरपंचों के साथ, कि भाई नहीं बने बात सरकार के साथ? चौहान साहब देखिए, मैं सरपंचों को, उनके प्रतिनिधियों को दोष इस बात के लिए नहीं दूंगा, परंतु आप और हम लगातार देख ही रहे हैं कि ये गतिरोध जब से बना हुआ है, इस गतिरोध की अग्नि पर राजनीति के पतीले, कढ़ाई और दूसरे
भांडे जो हैं चाय बनाने के और पकवान बनाने के पात्र लेकर तो राजनीतिक दलों के लोग बैठे ही हैं। ठीक है सर। तमाम जो विरोधी दल हैं हमारे, वो इस उम्मीद में हैं, इस आशा में हैं और इस आग में घी भी डाल रहे हैं कि ये मुद्दा सुलटे नहीं। ठीक है सर। सरकार मैं जवाब ले लेता हूं। फांस ओंकार जी भी हैं, बजरंग जी भी हैं। हमारी बस एक वाक्य, एक वाक्य बोलने दीजिए जी। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कितना भी बुरा सोच लें हमारे प्रतिपक्षी, हम गांव के ग्राम विकास के जुड़े मसलों पर पारदर्शिता के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, गांवों का नुकसान होने नहीं देंगे, पंचायतों का नुकसान होने नहीं देंगे। हम गांव और ग्राम पंचायत दोनों के पक्षधर और हितैषी लोग हैं। साहब, बजरंग गर्ग जी, बातें सारी सुन ली, सारे लंबा सवाल मुझे नहीं करना। एक तो खुद भी हैरान हैं चौहान साहब की बातचीत क्यों नहीं बनी, इतनी लंबी बातचीत हुई। दूसरी बात फिर उनको शक ये है कि भाई आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के मसलों का हल नहीं निकले और आप लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। नासिर जी, ये जनता द्वारा चुने गए सरपंच है और जिसको गांव की छोटी सरकार बोलते हैं। जिस प्रकार विधायक चुने जाते हैं, जिस प्रकार लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं, उसी प्रकार जनता द्वारा गांव के सरपंच चुने जाते हैं। देखिए, इसी सरकार ने गांव के सरपंचों को 20 लाख रुपए तक का काम करवाने का अधिकार दिया था। आज वही सरकार उनका अधिकार छीनकर 20 की जगह 2 लाख रुपए करने जा रही है। उस पर 18% जीएसटी में लगेगा। 2 लाख में तो गांव की नाली की रिपेयर नहीं हो सकती। नासिर जी, आपके सामने है, सरपंचों ने मीटिंग की आपके सामने, सरकार देर आई दुरुस्त आई, मुख्यमंत्री ने मीटिंग लेट करी, पहले करनी चाहिए थी। जब उनका एजेंडा में उन्होंने स्पष्ट बात की, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, हमारे अधिकारों का, हमें हमारा अधिकार पूरा मिलना चाहिए, हमें विकास करवाने का हमारे पास राइट होना चाहिए। जब वो विकास करवाएंगे उसके अंदर सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। सरकारी अधिकारी ही एस्टीमेट बनाएंगे, बीडीओ है, उसके बाद जेई आएगा, एसडीओ आएगा, एक्शन, पूरा चयन होता है, चयन के हिसाब से ही काम होंगे। मगर नहीं, मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने आपके चैनल पर भी सुना, पहले भी सुना। मुख्यमंत्री कहते पहले गांवों में राज सरपंचों का होता था, अब राज पंचायत का होगा। पंचायत और सरपंच दो हो गए क्या? गांव के लोग ही पंचायत ही तो सरपंच बनाती है। ये सरपंच कहां से ऊपर से आ गए? ये जो फूट गेरो राजनीति जो कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री यही अपील थी कि मुख्यमंत्री जी को, जैसे एक मंत्री बोलता है आपके सामने है, भाई सरपंच तो बेईमान है, और सरपंच बेईमान है तो मंत्री कौन सा ईमानदार है? आप ये बता दो, इसकी गारंटी है क्या? सरकार के अंदर बैठा मंत्री ईमानदार है? मैं आता हूं, या सरकार गारंटी देगी हमारे वीडियो, हमारे एसडीओ, हमारे एक्शन, हमारे एससी वो ईमानदार है, वो ईमानदारी से काम करेंगे? कोई तो गारंटी आप दो। आप हम सरपंचों को बेईमान समझते हो, राइट टू कॉल, इनको हम वापिस बुला सकते हैं। एक मंत्री कहता है हम अब सरपंचों का अधिकार छीन कर पंचों को दे देंगे, भाई तुम्हारा राज है। चलिए ठीक है, अब मैं ओंकार जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, क्या बोलता है ओंकार जी, ओंकार जी, सरकार का ये कहना है कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करके गांव का विकास कराना चाहती है, मंत्री दे रहा है पंचायत, और सरपंच भी बातचीत में आगे बढ़ रहे थे। सरकार ने बातचीत की शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की वजह से ही बहुत से मसलों का हल नहीं होता है। और आपको क्या समझ में आया कि आज इतनी लंबी बातचीत हुई, कल इतनी लंबी बातचीत हुई, आज बातचीत होनी थी, इतने इस मसले का हल क्यों नहीं निकल पाया जो काफी छाया हुआ है हरियाणा में? क्यों सरपंच और सरकार की बातचीत नहीं बन पा रही? आपको क्या लगता है? जी, पहले तो जी बहुत ही दुख की बात है कि वार्ता विफल हुई। देखिए, कोई भी मसला हो, वार्ता, विचार विमर्श, मंथन से हल होता है, लेकिन बार बार मंथन करने का फायदा तभी है जब उससे अमृत निकले। अगर मंथन से विष ही निकलना है तो मेरे ख्याल मंथन नहीं होना चाहिए।
देखिए कोई नई बात नहीं है इस सरकार के लिए। इस सरकार से जिसने भी वार्ता करी वो विफल ही रही है। उसका कारण है ये सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भूल चुकी है, ये तानाशाही प्रक्रिया पे आ चुकी है। देखिए लोकतंत्र में हमारा संविधान सर्वोच्च है, और संविधान शुरुआत कहां से होता है? हम भारत के लोग, मतलब संविधान में मैंने मान लिया कि जनता सुप्रीम है, लोग सुप्रीम है, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं। लोकतंत्र में जो भी सरकार आती है वो कस्टोडियन होती है 5 साल के लिए, लेकिन ये सरकार शायद भूल चुकी है। बहुत अफसोस की बात है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रयोग कर रही है। देखिए जब ये सरकार सत्ता में आई, इन्होंने नोटबंदी करी, जनता पर प्रयोग किया। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लगाया, इन्होंने बोला 1 नेशन 1 टैक्स, बहुत अच्छी बात है, हमने स्वागत किया। लेकिन इसके बाद कहा है 1 नेशन 1 टैक्स? ये व्यापारियों पे प्रयोग किया। फिर उन्होंने कोरोना काल में लाइटें बंद करवा दी, मोमबत्तियां जलवा दी, दिए जलवा दिए, ताली थाली बजवा दी अच्छे भले पढ़े लिखे इंसान से। फिर इन्होंने किसानों पर कृषि कानून लागू करके उन पर प्रयोग किया, और कहते रहे किसान समझ नहीं रहे। फिर इन्होंने किसानों के बाद अग्निवीर पे आ गए, 4 साल की सेना योजना बना दी, वहां प्रयोग किया सेना पर। फिर पीपीपी बना दिया हरियाणा सरकार ने, जनता सारी लाइन में लगी है। प्रॉपर्टी आईडी बना दी, 42,71,000, सारी जनता लाइन में लगी है। और अब ये प्रयोग सरपंचों पर कर रहे हैं। देखिए लोकतंत्र के प्रणाली की खूबी क्या है? लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, और लोकतंत्र की सबसे छोटी और सबसे अहम इकाई पंचायत होती है। पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। आज ये पंचायत और सरपंच को अलग अलग देख रहे हैं। अच्छी बात है, आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, कोई हमारे कोई इतराज नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए। मैं 2-3 बातें इनसे पूछना चाहता हूँ। क्या 8.5 साल हो गए थे, अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं तुम्हारे काम में? अभी तक भ्रष्टाचार नहीं काबू कर पाए? ठीक है सर। और ई टेंडरिंग में ऐसा कौन सा जादू है कि आप ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार को ले आओगे? मेरे को नहीं लगता। ई टेंडरिंग के मैं बहुत से नुकसान भी गिना सकता हूँ। ठीक है आप लागू कीजिए, हमारे को कोई इतराज नहीं है। ये कहते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं। जब भी कोई व्यक्ति, कोई पक्ष, कोई वर्ग, कोई समाज का विशेष वर्ग कोई भी आंदोलन करता है तो ये कहते हैं कि ठीक है सर, ठीक है सर, पार्टी के नेता ठीक है ओंकार जी, क्योंकि अब काफी सवाल हो गए। चौहान साहब, पहली बात तो ओंकार जी ने इस बात से शुरू की कि बातचीत तो सिर्फ एक तरीके से दिखावा होता है, लोकतंत्र में सरकार का विश्वास नहीं है। सरकार ने कह दिया कि भाई हमने जो फैसला ले लिया उसको मानना है, बातचीत करने आ जाओ, लेकिन बात हमारी मानकर जानी है आपको। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार ने इस आशय और इस मंशा के साथ वार्ता शुरू नहीं की। सरकार और मुख्यमंत्री जी स्वयं आगे आकर ये कहते रहे कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था से जो परेशानी है कृपा करके मुझे समझाएं, और हमें कुछ समझ में आएगा कि इसमें ये खामी है तो हम उसको दूर करेंगे। नासिर भाई, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के साधारण ग्रामीणों से भी मैं मुखातिब होकर ये बात कहना चाहता हूं। सरकार की मंशा केवल और केवल व्यवस्था में सुधार लाने की है। सरकार की मंशा केवल और केवल ग्राम विकास के काम को और पारदर्शी बनाने की है, क्योंकि ये सरकार खास तौर पर इसने ग्राम विकास के लिए बेहिसाब पैसा अब तक जारी किया है, और बहुत स्थानों पर व्यवस्था ठीक न होने के कारण पैसे के दुरुपयोग के मसले वो लोगों ने ही उठाए हैं, जनता ने ही उठाए हैं। तो जहां कहीं कोई खामी है उसका इलाज करना जरूरी है कि नहीं? उसका इलाज कई तरह से करने की आवश्यकता, हमने हर तरह के कदम उठाए हैं, उसमें ई टेंडरिंग भी एक उपाय है जी। और ई टेंडरिंग लगभग कुछ ऐसी ही बात है कि पहले ओंकार सिंह जी किसी जमाने में पदयात्रा किया करते थे, पैदल जाया करते थे, फिर साइकिल पर चलने लगे, फिर मोटरसाइकिल पर चलने लगे, बाद में चलते चलते ये जहाज में भी उड़ते हैं, और फास्ट चलने वाली बहुत बुलेट ट्रेन नुमा ट्रेनों में भी ये यात्रा करते हैं। तो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया का अगला चरण है। और टेंडरिंग, रुको बीच में नहीं ओंकार सिंह, बीच में नहीं बोलना भाई। ई टेंडरिंग की प्रक्रिया का आधुनिक स्वरूप है, और टेंडरिंग पहले से सरकार की व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अब सवाल इतना है, ये बार बार कहते हैं कि गांव की एक नाली भी नहीं बनेगी सरपंच से 2 लाख रुपए में। भाई साहब, गांव के सब काम सरपंच की कलम से, पंचायत के प्रस्तावों से, उसके फाइनेंशियल और प्रशासनिक अनुमोदन से होंगे।
करोड़ों रुपए के काम इस प्रदेश की हर ग्राम पंचायत करवा सकेगी, लेकिन काम कैसे हों, वो पारदर्शी तरीके से हो, उसके लिए एक व्यवस्था लागू की गई है। तो ओंकार सिंह जी और दूसरे हमारे जो मित्र हैं, वो पुरानी व्यवस्था, पुराना ढर्रा जिसमें कई सारे लूप होल थे, जिसमें से कुछ बेईमान लोग, सबको बेईमान किसी ने नहीं कहा, कुछ बेईमान चौहान साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा है, और हमारे साथ ओम प्रकाश जसिया जी भी जुड़ चुके हैं, वो भी सरपंच हैं और सरपंच एसोसिएशन के भी लोग हमारे साथ जुड़ते, लेकिन उनकी एक मीटिंग चल रही है तो इस वजह से वो अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक मेरा सवाल ये भी है कि एक बात ये भी आ रही है कि जब ठेकेदारों से काम कराना है तो फिर सरपंचों को पंचायत की क्या जरूरत है? नासिर भाई, ठीक है, मेरा सेंटेंस काटा आपने। ठीक है, मेरी बात कहिए। मेरी बात कटी है, मैं उसको पूरा करूंगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ बेईमान लोग, वो बेईमान अधिकारी भी हो सकते हैं, वो बेईमान निर्वाचित प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, क्योंकि बेईमान उसका कोई ना ओहदा होता है, ना जाति होती है, ना प्रजाति होती है, ना उसकी कोई श्रेणी होती है। कुछ बेईमान लोग व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर गांव के विकास के पैसे पर डाका डालते थे। सरकार ने कहा कि उस डाके को रोकने के लिए एक व्यवस्था हम ई टेंडरिंग की कर रहे हैं, उसमें कोई खामी है तो उस पर हम बात करने के लिए और सुनने के लिए तैयार हैं। एक दूसरी बात, जो सवाल आपने पूछा, जल्दी आधे वाक्य में सवाल दोहरा दीजिए, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। बस मैं फिर दोबारा करूंगा अब मुझे एक ब्रेक के बाद, लेकिन इस पर मैं एक ओम प्रकाश जसिया जी से हमारी सवाल क्या था, उसको आधे सेंटेंस में मैं ये कह रहा था कि बार बार विपक्ष ये भी कह रहा है, सरपंच भी ये कह रहे हैं कि जब ठेकेदारों के जरिए सारे काम कराने तो पंचायतों की और सरपंचों की जरूरत ही क्या थी, चुनाव क्यों कराए? देखिए नासिर भाई, मेरे से पहले जो बस नहीं, चौहान साहब दे रहे हैं, दो वाक्यों में उत्तर दे रहा हूं। हाँ, जल्दी से। इस प्रदेश में एक सेकंड भाई साहब, मेरा उत्तर पूरा हो जल्दी से। हाँ, मैं उत्तर दे दूं, उसके बाद आप कहिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि निर्वाचित प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री परिषद भी है, सांसद भी हैं, सब लोग चुनकर आए हैं। ये सब भी विकास के कामों के लिए पैसे की या योजनाओं की रिकमेंडेशन करते हैं, उनको अप्रूव करते हैं, उनको स्वीकृति देते हैं, लेकिन इनमें से कोई क्या खुद आगे बढ़कर बिना टेंडरिंग की प्रक्रिया के कोई काम करवा सकता है? एक नियम है, किसी भी सरकारी महकमे में 1 लाख रुपए से ऊपर का मान लीजिए काम कोई करना है, एक सीमा तय है, उससे ऊपर का कोई भी काम होगा तो टेंडरिंग से होगा, ई टेंडरिंग से होगा। चौहान साहब, मैं आता हूं आपके पास। ओम प्रकाश एमएलए ने कभी कहा है क्या? मैं आपको क्या लगता है कि इतनी लंबी बातचीत, सरकार की नीयत भी सही, सरपंच भी बातचीत से हल निकालने के लिए आते, फिर बात बनी क्यों नहीं? देखिए नासिर भाई, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बड़े ही नरम स्वभाव के हैं और ईमानदार हैं। वो बड़ी अच्छी सोच के साथ, बड़ी आशा के साथ हमारे सरपंच भाइयों की एसोसिएशन के साथ बैठक की। कोई भी आज तक मैंने मुख्यमंत्री ऐसा नहीं देखा जो कि 5 घंटे लगातार किसी के साथ, एसोसिएशन के साथ इतनी लंबी मीटिंग करे, और बड़ी आशा के साथ वो गए थे कि जो चीज़ वो मांगेंगे और जो जायज़ मांगे हैं उनकी वो मान ली जाएंगी। लेकिन हमारे भाई सरपंच भाई का जो ये कमेटी है, जो उन्होंने ये बात 5 लाख रुपए की भी मान ली, मुख्यमंत्री जी ने उनकी तनख्वाह भी बढ़ाने की मान ली, फिर भी वो ये कह रहे, हमारे रणबीर सामान जी भाई हैं, वो फिर ये कह रहे हम तो आंदोलन करेंगे। ये तो एक विपक्षी पार्टियों ने तुल दे रखी है। मैं तो अपने भाइयों से ये कहता हूं, भाई ये ई टेंडरिंग से काम करवाओ, अच्छी प्रणाली है, हमारी लिखी पढ़ी है, पर ये जो हमारी सरपंच बनाए हैं, हमारी पंचायतें बनाई हैं, वो इसी करके बनाई हैं कि भाई ई टेंडरिंग से काम करे, जन जन को पता लगे, एक एक पैसे का पता लगे। सरपंचों ने ऐलान कर दिया है 17 मार्च को हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे। कल और उनको प्रदर्शन करना था, करनाल में सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, खास चर्चा हमारी चल रही है। बजरंग दास गर्ग जी, चौहान साहब की बातें भी आपने सुनी, और हमारे साथ ओम प्रकाश जसिया जी भी हैं, ये समर्थन में ही टेंडरिंग के। और जो सरपंच एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी एक मीटिंग चल रही है, तो इसलिए उनसे भी फोन पर बात नहीं हो पा रही, वो इसलिए नहीं जुड़ पाए अभी, अचानक से उनकी मीटिंग आ गई। लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, एक बात ये आ रही है कि सरकार ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष को खराब क्यों लग रहा है? अच्छी बात है, व्यवस्था परिवर्तन हो, अच्छे काम हो। नासिर जी, आप देखिए, ये वो सरकार है जो लाठी डंडे के जोर पर
जनता की आवाज दबाने में लगी हुई है। किस प्रकार इन्होंने चुनी हुई सरकार, छोटी सरकार के ऊपर लाठियां बरसाई। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों पर लाठी बरसाई, छात्रों पर लाठी बरसाई, किसानों पर लाठी बरसाई। लाठी डंडों से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान हमेशा बातचीत से होता है। 2 साल से ज्यादा हो चुके। पहले गांवों में पंचायत नहीं थी, गांव में विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई नाली नहीं बनी, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई सफाई व्यवस्था नहीं हुई। यहां तक कि आपने देखा है, जहां ई ट्रेडिंग की बात करते हैं, ई ट्रेडिंग की प्रशंसा करते हैं, जो फरीदाबाद के अंदर जो 200 करोड़ रुपए घोटाला हुआ नगर निगम के अंदर, वो भी ई ट्रेडिंग के माध्यम से हुआ। ई ट्रेडिंग के माध्यम से टेंडर भी उठा, बिल भी बना, पेमेंट भी हुआ। 1 रुपया काम धरातल पर नहीं हुआ। इसी प्रकार सरकार क्या करती है, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, एक नॉर्म फिक्स करती है, भी ये कंडीशन है, ठेकेदार उसको ठेका मिलेगा जिसकी टर्नओवर इतनी होगी, इसको ये इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा उसके अंदर क्या अच्छा, होता एक है, बात और बताइए मुझे, देते हैं। ये जो 17 मार्च को घेराव करने का ऐलान सरपंचों ने किया है, क्या आप लोगों का समर्थन रहेगा इसमें? आप भी साथ में रहेंगे इन लोगों के, सरपंचों के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, चाहे सरपंच हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो। आम जनता की आवाज उठाने के लिए हम 24 घंटे तैयार है और सरपंच एसोसिएशन को हमारा खुला समर्थन है। और मैं नासिर जी यही बताना चाहता हूं, 2 साल के अंदर सरपंच साहब बैठे हैं, गांवों में विकास नहीं हुए, सिर्फ कागजों के अंदर करोड़ों रुपए की बिलिंग करके हड़प लिए गए। अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं है। जो नए सरपंच आए हैं उनको रिकॉर्ड तक मिल रहा नहीं मिल रहा, कहाँ पैसा लगा, कहाँ काम हुए, ये स्थिति है। सरपंच इस प्रणाली के समर्थन में है, वो ये भी कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था अच्छी बात है। अधिकार का विरोध किया, हमारा अधिकार ना छीना जाए, हमारे अधिकार हमारे पास रहे। ठीक है, जब यूं बताओ सरपंच के सारे अधिकारी छीनने थे तो चुनाव कराने की। ठीक है, बिल्कुल। और ये सवाल मैंने पूछा था बजरंग दास गर्ग जी। ओंकार जी, अभी आपने ओम प्रकाश जसिया को सुना, वो सरपंच है जो इस प्रणाली के समर्थन में है। उनका कहना है कि राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो सरपंच इसके विरोध में है उनसे ये कह रहे हैं कि भाई काम करवा कर तो देखो एक बार। नहीं, राइट टू कॉल की जो बात पूछते हो, मैं ओंकार जी से पूछ रहा हूं, राइट टू कॉल सरपंचों में क्यों, राइट टू कॉल विधायकों में क्यों नहीं, राइट टू कॉल सही है, यही बात उठा रहे सरपंच जी। बजरंग दास जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। अब सवाल ओंकार जी से। ओंकार जी, बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हम अच्छे काम करते हैं, विपक्ष को खराब लगते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश करते हैं क्योंकि हम सत्ता को भोगने के लिए नहीं बल्कि देश के विकास, गांव के विकास, प्रदेश के विकास के लिए आए हैं। और कुछ सरपंच इसका समर्थन कर रहे हैं और बाकी सरपंचों को विपक्ष के लोग भड़का भी रहे हैं। एक सरपंच समर्थन वाले हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। नासिर जी, सरकार व्यवस्था लागू, हमें उससे क्या इतराज है, लेकिन उस व्यवस्था लागू करने से पहले कुछ स्टेक होल्डर है, इस पर उस व्यवस्था का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। उस वर्ग को साथ में लेके चलना सरकार की जिम्मेवारी है। ये लोकतंत्र है, लाठतंत्र नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, सरकार बार बार सबके ऊपर लठ चला रही है, फिटनेस टेस्ट कर रही है। पहले किसानों का किया, फिर मेडिकल छात्रों का किया, फिर मैं ओंकार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओंकार जी, मैं बस आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार जी। सुशील जी, हरियाणा में आप लोगों ने भी सरपंचों के हक में प्रदर्शन किया। आज लंबी बातचीत के बाद सरपंचों का जो मसले का हल था वो नहीं हो पाया। कल भी बातचीत हुई थी, सरकार कह रही है कि हम अच्छी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी व्यवस्था की शुरुआत अगर लठ मार के होती है तो वो व्यवस्थाएं कभी अच्छी नहीं हो सकती। इस प्रदेश जी, और छोटी सरकार अगर बड़ी सरकार से बात करने के लिए आए तो बड़ी सरकार का दायित्व बनता है उनको इज्जत के साथ बैठाएं और बातचीत करें। अगर उसके ऊपर लाठी डंडे से बात की जाएगी, आंसू गैस के गोलों से बात की जाएगी, कई किलोमीटर तक दौड़ाया जाएगा,
तो ये अच्छा वातावरण तो पहले ही खराब कर दिया। ये लोकतंत्र के अंदर कहीं कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हो, कहीं छात्रों पे लाठीचार्ज हो, कहीं विरोधी पार्टियों पे लाठीचार्ज हो, तो ये तानाशाही रवैया जिस प्रकार से दिखाई देता है, इस तानाशाही रवैये को बदलने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार अपनी छवि हरियाणा के अंदर खो चुकी है। अच्छा सुशील जी, 17 मार्च को सरपंचों ने कहा है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। कांग्रेस कह रही है हमारा खुला समर्थन, इनेलो भी कह रही है शुरू से कि हम सरपंचों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी का इस दौरान क्या कुछ रुख रहने वाला है? आम आदमी पार्टी हमेशा हिंसा के खिलाफ रहती है, लोग साथ रहती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरपंच अपना रहे हैं। हमारा संविधान भी प्रदर्शन की इजाजत देता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए ये जो हरियाणा के 5 सरपंच आए, सरकार ने इस शांतिपूर्ण वातावरण को खत्म करने की पहल की। इस मुद्दे पर सरपंचों के साथ जो जबरदस्ती हो रही है, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी खुल के सरपंच और पंचों के साथ। शुक्रिया सुशील गुप्ता जी खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और ओंकार जी, वीरेंद्र चौहान जी, बजरंग दास गर्ग जी, ओम प्रकाश जसिया जी हमारे साथ जुड़े हो। ओंकार जी अब अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, फोन उनका बीच में लग गया था जी। नासिर जी देखिए, ये सरकार कहती है हम ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, आप भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। 8.5 साल तक आप क्या कर रहे थे? 2.5 साल के बाद आपने सरपंचों के चुनाव किए, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो? क्या पहले की सारी व्यवस्था गलत है? क्या पहले खूब भ्रष्टाचार करते रहे आप? ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार के नाम पर सरपंचों के अधिकार ना छीनिए। ये तो इस सरकार ने एक बात साबित कर दी, आज वार्ता जो टूटी है। सरपंचा दा क्या सिर मथे पतनाला होते ना होते, ये पंजाबी की कहावत है जो आज प्रूव हो गई मुख्यमंत्री की सभा में। आप देखिए, आप ई टेंडरिंग लागू कीजिए, हमें क्या दिक्कत है? हाँ। और बहुत से क्षेत्रों में आपने ई टेंडरिंग लागू की है, वहां पे क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? एक उदाहरण देता हूँ याशी कंसल्टेंसी का। तो ओंकार जी, भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से खत्म हो जाए ये तो एक सभी का सपना है, लेकिन ये जो उनके जो टेंडरिंग है कम हो जाए, लोग यही चाहते हैं। तो क्या वहां पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ? इसका एक और उदाहरण है। लेकिन अगर इसके जरिए सरकार को लगता है कि इससे कुछ बदलाव आ सकता है, तो फिर आपको नहीं लगता कि काम शुरू होना चाहिए इस व्यवस्था के माध्यम से? जी नासिर जी, अगर सरकार को लगता है कि हम जो प्रक्रिया ला रहे हैं, ये जो माध्यम अपना रहे हैं, इससे बहुत हद तक परिवर्तन आएगा, रोकथाम होगी भ्रष्टाचार पर, पारदर्शिता आएगी कामों में, तो आपको नहीं लगता कि पहले एक बार लागू तो होने दीजिए? नासिर जी, हमें कौन सा इसमें कोई इतराज है, लेकिन जो स्टेक होल्डर है, जो सरपंच है, जिनके ऊपर ये व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाइए ना, उनसे मनाइए। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं। चौहान साहब, सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगता है, सरपंच भी यही कह रहे हैं और विपक्ष भी यही कह रहा है, तो आप उन लोगों से बात नहीं करते जिनको प्रभावित किया जा रहा है, जिनसे काम लिया जाएगा, चाहे वो सरपंचों की बात हो कभी, चाहे किसानों की बात हो। चौहान साहब, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, विपक्ष ये कहता है कि सरकार पहले फैसले थोपती है, फिर बातचीत की बात करती है। लगता है संपर्क टूट चुका है। ओम प्रकाश जसिया जी भी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जसिया जी, और मैं आ रहा हूं, हाँ वो आ जाएंगे, फोन उनसे डिस्कनेक्ट हो चुका है। ओम प्रकाश जसिया जी, ये बात सरपंच बार बार कह रहे हैं कि इतने सरपंच से पहले उनसे बात तो होती, और ओंकार जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 8.5 साल तक भी तो आप कर सकते थे कोशिश, अभी क्यों याद आ रही है आपको इस तरह की? देखिए नासिर भाई, कल जो मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री जी से, वो क्या विपक्षी पार्टियों के साथ हुई है कि या सरपंचों के साथ हुई है? पहली बात तो ये बताइए मेरे को। कल जो एसोसिएशन थी सरपंचों की, उन्हीं के साथ तो मीटिंग हुई है, उन्हीं से तो बातचीत हुई है, किसी और के साथ नहीं हुई। उनका कोई प्रॉब्लम थी, उन्हीं की जो बात सुनी गई है, जो सरपंचों की कोई बात थी तो उन्हीं से बातचीत करके आशा के साथ मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा था इसको ठीक तरीके से सुलझाया जाए। लेकिन मेरे भाई समेन रणबीर जी हैं,
उन्होंने तो एक ही चीज का रट्टा लगाया हुआ है, आंदोलन 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 आंदोलन। रास्ते की बात पे कोई आना नहीं। मैं तो हाथ जोड़ करके उनसे भी विनती करता हूं, भाई रास्ते की बात पे आओ और विकास करवाओ। गांव में जन जन ये चाहता है विकास करवाओ। सारी हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है कौन क्या करवा रहा है, एक एक जन जन को पता है, और ये जनता हिसाब ले लेगी इस बात का पूरा। मैं तो ये कह रहा हूं सारे सरपंच भाइयों से अपने गांव में विकास करवाएं और ये गलत आदमियों के जो असामाजिक तत्व हैं, विपक्षी पार्टी हैं, इनके बहकावे में ना आए। मैं आता हूं आपके पास। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, हाँ मेरा सवाल था सर, शायद आपने सुना हो, ओंकार जी एक बात कह रहे थे कि सरकार करती क्या है कि पहले फैसले थोपती है। इस तरह की बात बार बार विपक्ष की तरफ से आती है कि पहले कोई फैसला लिया जाता है फिर बातचीत की बात होती है, वो भी दिखावे के लिए। देखिए, एक तो ओंकार सिंह को मैं ये बताना चाहता हूँ, ओंकार सिंह के मुंह से 4 बार लोकतंत्र लोकतंत्र शब्द निकला। ओंकार सिंह उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो एक परिवार की पार्टी रही है, और उसमें भी परिवार में भी इतना लोकतंत्र है कि एक पिता ने और भाई ने मिलकर दूसरे भाई और उनके बच्चों को बाहर फेंक दिए। ये लोकतंत्र की, इनके यहाँ लोकतंत्र इतना है, और ये हम पे सवाल उठा रहे हैं। ओंकार सिंह बीच में मत बोलना, मैंने चुपचाप सुनी जितनी उल्टी सीधी बातें की तुमने। मुद्दे पे आ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ताओं की नियत है। बदतमीजी के लिए बुलाया है क्या? चलिए ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं, जिसके परिवार में लोकतंत्र नहीं, वो लोकतंत्र की दुहाई देते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं दोहराना चाहता हूं कि सरकार निर्वाचित सरकार है, जैसे सरपंच चुने हुए हैं वैसे ही इस सरकार के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब निर्वाचित हैं। उन्होंने एक प्रक्रिया, नई व्यवस्था लागू की है। सरपंचों से और पंचायती राज संस्थाओं पर हर स्तर पर इस विषय को समझाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आज भी कर रहे हैं, पहले भी की है। सवाल ये है कि कुछ लोगों ने हर व्यवस्था में हर नई चीज का आंख मूंद कर विरोध करने का ठेका ले रखा है, और वो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ओंकार जी जैसे जो साथी हमारे, उनके यहाँ से पाठ पढ़ के आते होंगे, उनकी राजनीति चमकाने की प्रक्रिया में चाहे गांव का कितना लेकिन आप एक बात ये भी आ रही है कि ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, ई टेंडरिंग वगैरह, पहले अगर लागू होती पहले कार्यकाल में, ये भी बात उठा रहे हैं विपक्ष के लोग। हाँ, मैं उत्तर देता हूँ, एक एक बात को उत्तर देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि जब देश में पहली बार कंप्यूटर आया, कंप्यूटर का जिक्र शुरू हुआ, राजीव गांधी को श्रेय देते हैं कांग्रेस के मित्र, और मुझे उस बात से कोई आपत्ति नहीं है। एक मिनट सर, सुन लेते हैं, ठीक है। होगी ना, जब पहली बार कंप्यूटर आया था उस दिन कोई ओंकार सिंह खड़ा होकर ये कहता कि 1947 में कंप्यूटर क्यों नहीं हो? बदतमीजी मत करो ओंकार सिंह, चुपचाप सुना है ना तुम्हें बैठ के मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि व्यवस्थाएं, ओंकार सिंह आप बात करिए ना, चौहान साहब अपनी बात पूरी कीजिए। आप भाई आप मैं इनकी बारे में बोला था क्या? आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं नहीं कर सकता ऐसे, ये हर वाक्य में ये बोलेंगे क्या? ओंकार जी उनको बात पूरी होने दीजिए। हाँ नासिर भाई, मैं दोहराता हूं कि व्यवस्थाएं नई बनती हैं, खड़ी होती हैं, लागू की जाती हैं। कोई ये कहे कि वायुयान वो 16वीं सदी में नहीं क्यों नहीं आया था, ये कोई तुक है क्या? कोई नहीं, ठीक है, अब ले लेते हैं कांग्रेस। रुकिए, मैं एक बजरंग जी ने बात की थी, उसका उत्तर देना चाहता हूँ। बजरंग जी ने एक बात कही थी कि ये ना अपने लोगों को ठेके देने के लिए ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैं बजरंग दास गर्ग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह और इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह को भी ठेके हूं। ये लोवेस्ट जो है दाम कोट करे किसी भी पंचायत के विकास। बजरंग जी अब जवाब ले लेते हैं चौहान साहब आपकी बातों का। जी बजरंग दास जी। हाँ और राइट टू रिकॉल पर भी एक बात, मैं आ रहा हूँ, राइट टू रिकॉल पर अलग से बात करेंगे, मैं आ रहा हूँ। जी बजरंग, मलाई खाना, बिल्कुल एक मिनट, मैं कहूँ ठेका लेना और ठेका देना, मलाई खाना, ये इनको ही मुबारक हो। यही ठेके ले ले,
ये हो तो ठेकेदार रहे हो, बन जाए, ये सरकार के ठेकेदार को। चेते बन जाए और ये होते मलाई क्यों खा ले। फिर? हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की है कि आप जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है उन पर लाठी चार्ज करते हो, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करते हो। कोई जनता अपनी आवाज उठाए, अपनी बात कहने के लिए प्रदर्शन करे, उनकी आवाज दबाना चाहते हो, वो सरासर गलत है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई किसी को राइट नहीं है क्या? कर्मचारी को राइट नहीं था कि अपनी बात उठाने के लिए भी ओल्ड पेंशन जो स्कीम लागू होनी चाहिए, या रोहतक के अंदर छात्रों को कोई राइट नहीं था कि वो अपने वो प्रदर्शन करे, धरना दे, उनको ऊपर लाठी चार्ज किया, झूठे मुकदमे दर्ज किए? बस हर एक को राइट है। मगर ये सरकार जो देखो, आप ये कहते हो ठेका ले लो। भाई ठेके तो आप ले रहे हो, जरूरत ही नहीं है। ठेका तो आप खुद सरकार ठेकेदार बन गई। भाई कोई चोर अंडेती, चोर मंडेती, चोरों का घर भी आना है, सारी बारात की एक चैन बनी हुई है। इन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि सारे राइट हमारे पास रहे। मैं पूछना चाहता हूँ इनकी सरकार के अंदर, सुनो देखो 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 मेरे पास लो भैया। वीरेंद्र भाई मैं नहीं बोला बीच में, आपने खूब रोप लगाए। वीरेंद्र भाई आपने खूब रोप लगाए, मैं कुछ नहीं बोला, आप शांति सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूं, जहां स्थिति आप अपनी बात कर रहे हो, ये देखिए 20 लाख रुपए का जो अधिकार सरपंचों किसने दिया? आपकी सरकार ने दिया। आप आगे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से आप पावर बढ़ाओगे। ठीक है सर, एक मिनट घटाओगे? एक मिनट सर, एक मिनट अगर इनके पास सुनो, बोलो ना। अब एक जो बड़ी बात थी सरपंचों की मीटिंग के दौरान, आपके मंत्री ने आज भी बयान दिया है, आपके मंत्री कल भी बयान दिया है, उसने कहा सरपंचों को माल नहीं खाने देंगे। सरपंचों को जो ठीक है सर, मैं सवाल लेता हूं। दो सवाल है, दो सवाल। ई टेंडरिंग बहुत सारी बातों पर बात बन जाती, बहुत सारी बातों पर बात बन जाती। सरकार ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर मामलों पर सहमति बन रही है, लेकिन सरपंचों ने भी कहा कि ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल जैसी बातों पर सहमति नहीं बन रही। राइट टू रिकॉल को लेकर एक बड़ी चर्चा देश में पहले से होती रही है और हरियाणा में इसको लागू करने की कोशिश सरपंचों से शुरू हो रही है। बजरंग दास जी मैं आता हूं आपके पास। नासिर जी, वो उसने क्या कर लिया? डिस्ट्रिक्ट घोटाले में आपने क्या कर लिया? ठीक है, सवालों के जवाब लेते हैं बजरंग दास जी, पेपर एक एक करके आप एक प्रतिक्रिया। ओंकार जी, नौकरी घोटाले, बजरंग जी एक मिनट, आवाज थोड़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, मुझे लग रहा है आपका गला भी खराब है। बजरंग जी, उस पर ये कार्रवाई करी, आपकी पुलिस कस्टडी के अंदर आपकी शराब, करोड़ों रुपए की शराब बिक जाती है। इससे बड़ा कोई शर्म की बात बजरंग दास जी 1 मिनट। आज क्राइम, ठीक है बजरंग दास जी, अब थोड़ा सा रुकिए बजरंग दास जी, थोड़ा आराम से। अब दोबारा दूसरे सवाल पर आएंगे बजरंग दास जी, दूसरे सवाल पर आएंगे। 1 मिनट, ठीक 1 मिनट। ओंकार जी, कोई दिक्कत बहुत संक्षेप में 1 मिनट में सर। राइट टू रिकॉल कि अगर कोई सही काम न करे जनप्रतिनिधि तो उसको वापस बुलाया जाए, दूसरे को चुना जाए, इस पर आपका क्या कहना है? शुरुआत हरियाणा में सरपंचों से की जा रही है। देखिए, शुरुआत सरपंचों से कीजिए, लेकिन एमपी एमएलए पे भी ये रूल लागू कीजिए। और मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी पूरी तरह से सरपंचों के साथ है, जनता के साथ है। ये ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, लाइए। भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, करिए। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है ई टेंडरिंग। उसके लिए आप अपनी व्यवस्था ऐसी भी कर सकते हो कि सरपंच जो कार्य करवाएंगे उसके ऊपर आप निगरानी कमेटी बना सकते हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी वहां फिक्स कर सकते हो। वो खर्चे को आप ऑनलाइन कर दो, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उस खर्चे पर आप काम लगाओगे, भ्रष्टाचार को रोकोगे तो भ्रष्टाचार कंट्रोल हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है ई टेंडरिंग। ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है जो सरासर गलत है। लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए। मैं आता हूं सर, दोबारा एक बार और आऊंगा आपके पास। ओम प्रकाश जसिया जी, राइट टू रिकॉल आप सहमत हैं इससे, लेकिन आपको नहीं लगता वो जो बात सरपंच कह रहे हैं कि भाई विधायकों पर भी लागू करो, सांसदों पर भी लागू करो, सरपंचों की शुरुआत करें? देखो नासिर भाई, ये ऊपर वाली सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं सरपंच भाइयों की बात करता हूं। अगर जो सरपंच भाई गांव में अच्छी तरह से विकास करवाएगा, सबको साथ लेके चलेगा और पारदर्शिता से काम करेगा, तो कोई भी राइट टू रिकॉल नहीं करेगा उसकी।
जो भी जो सरपंच अच्छी तरह से काम करेगा। बाकी दूसरी बात यह है, मेरे बजरंग भाई, इतना चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। कल हम नासिर भाई के स्टूडियो में बैठे थे और केवल ढींगरा जी थे आपके प्रवक्ता, एक वंदना जी हमारी बहन थी बीजेपी की प्रवक्ता, उसने एक बात कही थी, हमारे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 पैसा मैं पंचायती राज में भेजता हूँ, 15 पैसे ही वहां तक पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। केवल ढींगरा जी ने एक बात कही, बस यही डायलॉग मिल रहा है। अपने प्रधानमंत्री को इतना बेइज्जती भरा डायलॉग बता रहे हैं। ये व्यवस्था तो आपकी सरकार ने करनी चाहिए थी। 10 साल आपकी सरकार रही, जो आपके प्रधानमंत्री का सपना मनोहर लाल जी खट्टर जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री ने पूरा किया आकर के। ये टेंडरिंग को लागू करके। ठीक है चौहान साहब, मैं आता हूँ आपका एक एक करके, फिर लास्ट में एक एक बात कर लेंगे। हमने कौन सा बेईमान कह दिया? तेरे क्यों तकलीफ हो रही है ओम प्रकाश जी? अरे नहीं भाई, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था लागू करने से काम चलेगा। व्यवस्था को लागू होने दीजिए, इसमें थोड़ा नाट चाहिए। कोई जिम्मेदार है, कोई बात कर रहा है, ऐसे थोड़ा एक ईमानदार मुख्यमंत्री को काम करने दीजिए। ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, जैसे आप चिल्ला रहे हो। और भी कोई चिल्ला सकता है ऐसे जैसे आप चिल्ला रहे हो। चलिए एक मिनट बजरंग जी, 1 मिनट जैसे बजरंग जी 1 मिनट, बजरंग जी वो पहले से समर्थन कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं पहले से। उनका कहना है ई टेंडरिंग को लेकर, इनका कहना है जसिया जी का कि अच्छी प्रणाली, अच्छी प्रक्रिया है। 1 मिनट, सपना पूरा किया है, जब पूछ रही है कोई ईमानदारी से काम करने की बात करते हैं। सरपंच रिकॉल क्यों? नहीं ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। रास्ते की बात पे आइए, अपने मुख्यमंत्री, अरे आपके प्रधानमंत्री ने क्या, अरे आपके प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने आप को कहा था मुख्यमंत्री 15 पैसे पहुंचते वहां पर। चलिए 1 मिनट, किसने जोर का राइट टू रिकॉल? आप जोर कह रहे हो? अरे 1 मिनट सर, 1 मिनट, आवाज समझ में नहीं आ रही, सबकी बोल रहे हैं हम सब। व्यवस्था को खराब ना करो, खराब ना करो आप। चलिए चौहान साहब 1 मिनट, चलिए बजरंग जी 1 मिनट, राइट टू कॉल क्या होता है? सरपंच के ऊपर बजरंग जी 1 मिनट, फांसी तोड़ दे। राइट एक टू सरपंच रिकॉल क्या है ये बताओ। सरपंच नहीं है क्या? जब सरपंच फांसी तोड़वाएगा सरपंच को? बजरंग जी वो समर्थन कर रहे हैं, वो पहले से समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना और भी लोग समर्थन में। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, बजरंग जी थोड़ा सा शांति, बजरंग जी थोड़ा शांति, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। 1 मिनट चौहान साहब, राइट टू रिकॉल का जो राइट टू रिकॉल की व्यवस्था विधायकों सांसदों पर नहीं होनी चाहिए। चौहान साहब की आवाज आ रही है, चौहान साहब की आवाज आ रही है, बजरंग जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। काम नहीं चलेगा, 1 मिनट को कायम करो, ईमानदारी लाओ, सिर्फ चौहान साहब की आवाज आ रही है जी। विकास का काम करो, विकास का। 1 मिनट आप बोलिए, चौहान साहब बोलिए, आप बोलते रहिए। नासिर भाई देखिए, हल्ले के बीच में बोलने का कोई अर्थ नहीं होता। आपकी आवाज बिल्कुल सही जा रही है, टीवी पर आप बोलिए। मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने हरियाणा में शिक्षित पंचायतें लाने का तय किया, हम व्यवस्था लेकर आए, कानून बनाया, तो उस समय भी इस बेहतरीन व्यवस्था से परेशान हो उठी थी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल, और वे लोग सुप्रीम कोर्ट तक उस व्यवस्था के खिलाफ गए। और उस समय भी एक दलील इनकी ये थी कि भाई पहले तो लोकसभा पे लागू करिए, फिर विधानसभा पे लागू करिए, फिर पंचायतों पे लागू करिएगा। इनकी ये जो खराब दलील, बेतुकी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट बजरंग जी मेरा सवाल है, बजरंग जी मैं सवाल कर रहा हूं उनसे, चौहान साहब से। 1 मिनट। सर्वोच्च न्यायालय ने सबको सुनने के बाद ये कहा था कि हरियाणा ने जो ये व्यवस्था की है, इसका अन्य राज्यों को भी अनुकरण करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि विधानसभा और लोकसभा पर भी ये नियम लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात को केवल इसलिए रोक देना कि बजरंग जी को मैं कहूं कि बजरंग जी सच बोलिए, और बजरंग जी ये शर्त लगा दें कि पहले सारा देश सच बोलेगा। चौहान साहब एक सवाल और है क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, एक सवाल और। सरपंच बार बार ये कहते हैं कि क्या सरकार हमें बेईमान समझती है, क्या सरकार हमें भ्रष्टाचारी समझती है, क्या सरपंच ही सारे गलत काम करते हैं? बहुत विनम्रता से और ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं
न तो सारे सरपंच बेईमान हो सकते हैं, न सब अधिकारी लुटेरे हो सकते हैं, न सब विधायक चोर हैं, न सब सांसद चोर हैं, लेकिन इनमें से कोई एक श्रेणी ऐसी नहीं है जिस श्रेणी में चोर नहीं हो सकते। पत्रकारों में भी चोर हो सकते हैं, चिकित्सकों में भी चोर हो सकते हैं, शिक्षकों में भी चोर हो सकते हैं। हमने किसी एक पूरी श्रेणी को कभी चोर नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि चोर कोई भी हो, किसी भी श्रेणी का हो, उसके हाथ बांधे जाने चाहिए, उसके पांव बांधे जाने चाहिए और उसे कारागार में डाला जाना चाहिए। ठीक है सर। कोई अगर नई व्यवस्था का केवल इसलिए विरोध करे कि वो भाजपा की सरकार ला रही है, क्या सरकार, बहुत एक लाइन में सर, क्या सरकार वाकई में चोरों के खिलाफ बहुत सख्त है? ये सरकार आज तक की किसी भी सरकार से ज्यादा सख्ती के साथ चोरों को नाथने में लगी हुई है। ठीक है चौहान साहब, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। आखिरी प्रतिक्रिया ओंकार जी, आखिरी प्रतिक्रिया जी। कोई सरकार भी नहीं आई हरियाणा में। ठीक है सर, ओंकार जी आखिरी प्रतिक्रिया। नासिर जी, सरकार अगर इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लागू करना चाहते तो इनको कोई रोक नहीं रहा। इनकी मंशा ठीक नहीं है। अगर सबसे पहली बात तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा नासिर जी, आपने सरपंच का प्रतिनिधि जो बिठाया, उस सरपंचों का प्रतिनिधि नहीं, मैंने पहले कह दिया ओंकार जी, मैंने पहले ही कह दिया कि वो भी सरपंच हैं, वो सरपंच है ई टेंडरिंग के समर्थन में। मैं आपको बता दूं, मैंने बार बार बोली है, और जो सरपंच एसोसिएशन के लोग थे वो आने वाले थे, लेकिन उनकी अचानक से एक मीटिंग आ गई। लेकिन ये तो बीजेपी का प्रवक्ता बिठा दिया नासिर जी। अब वो उनकी अपनी राय है, उनकी भी अपनी राय है। आप अपनी बात कीजिए ओंकार जी, लास्ट अपनी आखिरी प्रतिक्रिया, वो उनकी बात है अपनी। नासिर जी, अगर ट्रांसपेरेंसी इसी काम से आ सकती है तो आप लागू कीजिए, लेकिन सरपंचों को राजी तो कीजिए। नहीं, जो समर्थन में हमने उनको भी बुलाया है और जो विरोध में उनको भी बुलाया। अब विरोध वालों की मीटिंग है, समर्थन वालों को भी तो बुलाएंगे, भी समर्थन क्यों कर रहे हैं? खत्म हो जाना चाहिए, उनको कुछ सहूलतें तो दीजिए। ये सरपंचों की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, ये तो सिर्फ एक की बात पर अड़े हुए हैं। ठीक है कि सरकार उनकी है, ये जो चाहे वो करेंगे। ये लोकतंत्र की बजाय लठतंत्र पर। ठीक है सर, बजरंग जी आखिरी प्रतिक्रिया। ठीक है सर, बजरंग जी आखिरी प्रतिक्रिया। हाँ, संक्षेप में सर। नासिर जी, मेरी सरकार से अपील है, तानाशाही रवैया छोड़कर सरपंचों की मांगों को माने, उनसे बातचीत करके पुण्य इस समस्या का समाधान करे। मेरे साथी ने कहा हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, इतने घोटाले हुए, पुलिस कस्टडी में शराब बिकी, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, किस घोटाले के अंदर सरकार ने कार्रवाई करी? कौन बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े, ये बता दे। हाल के अंदर ये प्रॉपर्टी आईडी का बड़ा मोटा घोटाला हुआ, 18 करोड़ का टेंडर देने के बाद जसिया जी आखिरी प्रतिक्रिया। जसिया जी, क्या आपको नहीं लगता कि सरपंचों की बहुत सी मांगे सही है, जिसका आपको भी समर्थन करना चाहिए? आखिरी प्रतिक्रिया। हाँ देखो, कल भी हमारी जो सरपंचों की एसोसिएशन थी, बड़ी आशा के साथ मुख्यमंत्री जी ने उनको अटेंड किया और सभी उनकी मांगों को पूछा अच्छी तरह से, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जो वो नहीं मानने की है। उनके ऊपर विचार भी किया, बातचीत की, 5 घंटे इसी बात पे चर्चा चली है। लेकिन जो ई टेंडरिंग के उसमें है, वो भ्रष्टाचार के उससे हमारे मुख्यमंत्री जी उस ठीक है सर, मैं समझौता नहीं कर सकते भ्रष्टाचार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा भी बहस आगे बढ़ेगी तो बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग दास गर्ग जी, ओंकार सिंह जी, ओम प्रकाश जसिया जी, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया।